पांचवा अध्याय, दूसरे ग्रह पर रहने का अभ्यास। ये लग रहा था कि ताओ वहाँ पर बहुत लोकप्रिय भी थी और वो बहुत से सवालों का जवाब दे रही थी, हमेशा अपनी नैसर्गिक बड़ी सी मुस्कान के साथ। जल्दी ही हमारे मेज़बानों को अपनी अपनी ड्यूटी पर काम शुरू करना था और हमने समझ लिया कि हमें वहाँ से चल देना चाहिए था। मुझे फिर से मास्क पहना दिया गया और उन लोगों और बड़े कक्ष में बैठे लोगों को दोस्ती और शुभकामनाओं के संप्रेषण के बीच छोड़कर हम वहाँ से चल पड़े। हम फिर से अपने उड़न खटोले में आ गए और तुरंत ही बड़ी तेज़ी से जंगल की तरफ, जो दूर से ही दिखाई दे रहा था, आगे बढ़ गए। हम करीब 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और हमारी रफ्तार करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हवा हल्की सी गर्म और खुशबू भरी थी और मुझे फिर से परम आनंद का अनुभव हुआ, जो मैंने कभी भी पृथ्वी पर अनुभव नहीं किया था। हम जंगल के छोर तक पहुंच गए और मुझे याद है कि विशाल वृक्षों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। वे आकाश में 200 मीटर ऊंचे लग रहे थे। सबसे ऊंचा पेड़ आपके 240 मीटर का है मिशेल, ताओ ने मेरे पूछने से पहले ही बता दिया, और आधार पर व्यास है 20 से 30 मीटर। इनमें से कुछ तो हमारे 8000 साल पुराने हैं। हमारे एक साल में 333 दिन और 26 कार्स होते हैं। एक कार्स में 55 लोर्स, एक लोर्स में 70 कसियोस और एक कसियोस लगभग आपके 1 सेकेंड के बराबर होता है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप अपने अपार्टमेंट में जाना चाहेंगे या उससे पहले जंगल घूमना पसंद करेंगे? पहले जंगल घूमने चलते हैं ताओ। उड़न खटोले ने एकदम अपनी रफ्तार धीमे कर दी और हम कभी पेड़ों को देखने के लिए रुक के, कभी चलते, कभी ज़मीन से 10 मीटर तक ऊपर उठकर, तो कभी नीचे होते हुए विचरने लगे। ताओ हैरान करने वाली दक्षता और निपुणता के साथ हमारी फ्लाइंग प्लेटफॉर्म को निर्देशित कर रही थी। हमारे उड़न खटोले और ताओ की ड्राइविंग को देखकर मुझे फ्लाइंग कारपेट का ख्याल आ गया, जो हमें अद्भुत जंगल की जादू यात्रा करवा रहा था। ताओ मेरी तरफ झुकी और मेरा मास्क हटा दिया। हमारे नीचे नरम चमकीले हरे खेत थे, लेकिन मुझे वे काफ़ी सहज से लगे। मिशेल देखो, ये सही समय है कि अब आप अपने को इस प्रकाश और रंग के मुताबिक ढाल लें। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पर 3 बहुत बड़ी और चमकते रंगों की तितलियां मंडरा रही थीं। ये लेपिडोप्टेरा, जिनके पंख करीब 1 मीटर लंबे थे, पत्तों के बीच तेज़ी से पंख फड़फड़ा रही थीं। लेकिन हम भाग्यशाली थे कि हमने उन्हें अपने नीले, हरे और नारंगी रंग के पंखों के साथ अपने निकट उड़कर आते हुए देखा। ये सब मुझे इतने अच्छे से याद है जैसे कि कल ही देखा हो। वे हमसे सटकर अपने विचित्र दिखने वाले कटीले पंखों के साथ फड़फड़ा रही थीं, जिससे बेहद सुखद, दम थामने वाला अनुभव हो रहा था। उनमें से एक विश्राम करने के लिए हमारे करीब कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पत्ती पर बैठ गई। मुझे उसके सौंदर्य को देखने का अवसर मिल गया। उसका शरीर सुनहरी और रुपहली धारियों से भरा था और उसके एंटीना धानी हरे रंग के थे। उसकी सूंड सुनहरी थी और पंखों के किनारे हरे भरे थे, जिन पर चमकीले नीले रंग पर नारंगी रंग के हीरे से चमक रहे थे। पंख के निचले हिस्से गहरे नीले पर चमकीले से थे, जैसे कि कोई प्रोजेक्टर उन्हें बाहर से प्रकाश फेंककर चमका रहा हो। दिन के समय ये विशाल कीट पत्तियों पर निवास करते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से एक मधुर सीटी का सा स्वर उमड़ रहा था और मुझे उसे देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। मैंने निश्चित रूप से पृथ्वी पर किसी तितली को किसी प्रकार का स्वर सुनाते नहीं सुना था। बेशक हम पृथ्वी पर नहीं थे, बल्कि यहोवा ग्रह पर थे। यह केवल अद्भुत आश्चर्यों की श्रृंखला की शुरुआत थी। जंगल की भूमि पर विचित्र प्रकार की वनस्पतियाँ उग रही थीं, जो एक से बढ़कर एक अद्भुत थी। उन्होंने भूमि को पूरी तरह से आच्छादित कर रखा था, लेकिन मैंने देखा कि उनमें झाड़ियाँ बहुत थोड़ी थीं। मुझे लगा कि जंगल में रहने वाले दैत्य झाड़ियों को उगने ही नहीं देते होंगे। आकार में ये पौधे पृथ्वी को ढकने वाले शैवालों से लेकर गुलाब की झाड़ी के बराबर तक के थे। एक की पत्तियां हाथ जैसी मोटी और अनेकों आकारों की, हृदय के आकार की, गोल आकार, कभी बहुत लंबी और संकरी और हरे की जगह नीले से रंग की थीं। हर रंग और आकृति के फूल, यहाँ तक कि शुद्ध काले फूल भी एक दूसरे से लिपटे हुए से थे।
कई मीटर की ऊंचाई से हम और भी सुंदर दृश्य देख पा रहे थे। हम ऊपर उठने लगे जहाँ पर सबसे ऊंची शाखाएं थीं और मैंने फिर से ताओ के निर्देश के अनुसार अपना मास्क पहन लिया। हम हरे भरे प्रकृति मंडल से बाहर निकल आए और धीमे धीमे आगे उड़ने लगे, उन विशाल वृक्षों के बिल्कुल ऊपर। जंगल के ऊपर फिर से प्रकाश बहुत गहन और तीव्र था और मुझे किसी शुद्ध क्रिस्टल के क्षेत्र से होकर यात्रा करने का अनुभव हो रहा था। अत्यंत मोहक पक्षी ऊंचे वृक्षों के शिखर पर अड्डा जमाए हुए थे और बिना किसी भय के हमें वहाँ से गुजरता हुआ देख रहे थे। उनके समृद्ध रंग बिरंगे दृश्य मेरी आँखों के लिए एक दावत की तरह थे। हालांकि मास्क पहनने के कारण उनका प्रभाव कुछ दब सा रहा था। अमेरिकन तोतों की प्रजातियाँ जो नीले, पीले, गुलाबी और लाल रंग के थे और उनके बीच एक स्वर्ग का सा पक्षी बर्ड ऑफ पैराडाइज हमिंग बर्ड जैसे पक्षियों के बीच अकड़ कर चल रहा था। ये हमिंग बर्ड्स अद्भुत चमकीले लाल रंग जिस पर सुनहरी चित्तियाँ बिखरी थीं की थीं। बर्ड ऑफ पैराडाइज के पूंछ के लाल, गुलाबी और नारंगी पर करीब 250 सेंटीमीटर लंबे थे और उनके पंख करीब 2 मीटर लंबे थे। जब ये प्रकृति के बेशकीमती गहने उड़ते थे तब उनके केसरिया पीले रंग के पंखों के निचले भाग कोमल गुलाबी ओस से रंग के, जिनके सिरों पर चमकता नीला रंग था, बहुत ही अद्भुत लगते थे। उनके सिरों पर बड़ी आकर्षक कलगियाँ थीं जिनका हर तुर्रा अलग रंग का था। पीला, हरा, नारंगी, काला, नीला, लाल, सफ़ेद, क्रीम जैसा। मुझे बहुत हताशा होती है क्योंकि मैंने यहोवा पर जो रंग देखे थे उनका वर्णन करने का मेरा प्रयास बिल्कुल अधूरा सा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे एक नई शब्द सूची की ज़रूरत है क्योंकि मेरे शब्द मुझे अपर्याप्त लगते हैं। मुझे लगातार ये लग रहा था कि वे रंग उन वस्तुओं के अंदर से निकल रहे थे जो मैं देख रहा था और वे रंग मेरी जानकारी के एक रंग से अधिक थे। पृथ्वी पर हम लगभग लाल रंग के 15 वर्णों को देखते थे, पर यहाँ पर तो वे 100 से भी अधिक थे। वहाँ केवल रंग ही नहीं थे जो मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे थे, बल्कि वो स्वर भी जो मैंने जंगल के ऊपर उड़ते समय सुना था मुझे ताओ से स्पष्टीकरण मांगने के लिए उकसा रहा था। वो बिल्कुल पार्श्व संगीत का सा था, बहुत ही मधुर और कोमल, किसी बांसुरी के स्वर सा जो निरंतर कहीं दूर बज रही हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े संगीत बदलता सा लगा, जो अंत में पहले वाले संगीत जैसा हो गया। क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो संगीत है? ये तरंगे हैं जो हज़ारों कीड़ों के अंदर से आ रही हैं और जो जिनोई जैसे पौधों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों के रंगों से मिलने पर संगीत का निर्माण करती हैं, जिसे आप सुन रहे हैं। हम स्वयं भी इसे तभी सुन सकते हैं जब हम इसके साथ अपने को अट्यून करते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन और पर्यावरण का अभिन्न अंग है। ये विश्रांतिदायक है ना? नहीं है क्या? पूरी तरह से। विशेषज्ञों के अनुसार यदि तरंगें रुक जाएं तो हमें आँखों का कष्ट हो सकता है। ये पहले तो आपको अजीब लगेगा क्योंकि ये तरंगें आँखों के नहीं बल्कि कानों के अनुभव में आती हैं, पर विशेषज्ञ तो विशेषज्ञ हैं ना मिशेल, और हर हाल में हमें इससे ज़रा सा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे ये भी कहते हैं कि ऐसे होने की संभावना उतनी ही सूक्ष्म है जितनी सूर्य के कल मिट जाने की हो। ताओ ने हमारा उड़न खटोला मोड़ दिया और कुछ ही क्षणों में हम जंगल की कैनोपी से बाहर आ गए और अब हम एक मैदान के ऊपर उड़ रहे थे जिससे होकर एक हरे रंग की नदी बह रही थी। हम लगभग 3 मीटर नीचे उतर गए और नदी के साथ साथ बढ़ने लगे। अब हम विचित्र मछली के पीछे पीछे थे, एक मछली जो प्लेटिपस जैसा मैं जानता था उससे अधिक मिलती जुलती थी। जल निर्मल था, एक क्रिस्टल की तरह, और इस ऊंचाई पर हम एक सबसे छोटे कंकड़ तक नीचे की हर वस्तु को स्पष्ट देख सकते थे। जैसे ही मैंने सिर उठाया तो देखा कि हम लोग सागर की तरफ बढ़ रहे थे। विशाल ऊंचाई वाले पाम वृक्ष जो नारियल के वृक्षों से मिलते जुलते थे, सागर तट की सुनहरी रेत पर बड़ी शान से अपने बड़े बड़े पत्ते लहलहा रहे थे। सागर की नीलिमा तट के किनारे आसीन पहाड़ी चट्टानों के झिलमिलाते लाल रंग के साथ विरोधाभास की सुंदर छटा दर्शा रही थी। करीब 100 लोग रेत पर धूप सेकते हुए विश्राम कर रहे थे।
या पूरी तरह से वस्त्रहीन होकर सागर के निर्मल जल में तैर रहे थे। मुझे हल्की सी तिलमिलाहट का आभास हुआ, केवल इसलिए नहीं कि मैं निरंतर नई और अद्भुत सामग्रियों को खोज रहा था, बल्कि इसलिए भी कि मुझे गुरुत्वाकर्षण बल के बदले होने के कारण लगातार हल्केपन की अनुभूति हो रही थी। ये अनुभूति मुझे पृथ्वी की याद दिला रही थी। कैसा विचित्र था ये शब्द और कितना दुर्लभ था पृथ्वी के विषय में अब सोचना। श्रवण और दर्शन की तरंगें भी मेरे तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक प्रभावित कर रही थी। सामान्यतया बहुत संवेदनशील व्यक्ति होते हुए भी मैं बहुत शांत और सहज अनुभव कर रहा था, जैसे कि मैं किसी गुनगुने पानी के भरे बर्तन में एक बुलबुले की तरह मधुर संगीत सुनते हुए आनंदमग्न हो रहा था। नहीं, उससे भी कहीं अधिक आनंदमय था मैं, इतना कि मुझे आनंद से रोने का मन हो रहा था। हम विशाल खाड़ी के पानी को पार करते हुए लहरों से करीब 12 मीटर ऊपर उड़ते हुए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए। क्षितिज पर मैं बहुत से बिंदु देख पा रहा था, कुछ बड़े कुछ छोटे, और मैं समझ गया कि ये द्वीप थे, बेशक वही जो मैंने यहोवा की भूमि पर पैर रखने से पहले देखे थे। जैसे ही सबसे छोटे द्वीप की तरफ बढ़े, मैंने नीचे देखा और पाया कि ढेर सारी मछलियाँ बड़े आनंद से हमारे उड़न खटोले की पानी में पड़ने वाली परछाई को इधर उधर काटती हुई हमारा पीछा कर रही थी। क्या ये शार्क हैं? मैंने पूछा। नहीं, ये दाजिक हैं, आपकी डॉल्फिनों के भाई। देखा आपने, ये खेलने के उतने ही शौकीन हैं जितने डॉल्फिन होते हैं। देखो, मैंने ताऊ को बीच में टोका। ताऊ ने जिधर मैंने इशारा किया था उधर देखा और हंस पड़ी। मैं हैरान था ये देखकर कि कुछ व्यक्तियों का समूह हमारी तरफ बिना किसी वाहन के आगे बढ़ रहा था। वे लोग पानी से करीब 2 मीटर ऊपर थे, ऊर्ध्व स्थिति में, और न केवल हवा में तैर रहे थे बल्कि बड़ी तेज़ी से हमारे निकट आ रहे थे। जल्दी ही हमारे रास्ते मिल गए और गहन मित्रता के हाव भाव से अभिवादन का आदान प्रदान किया गया। उसी क्षण बिल्कुल स्वस्थ और आनंदमय होने की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई, जो कई क्षणों तक छाई रही। ये वही अनुभूति थी जो लटोली ने दी थी, और मैं पहचान गया कि ये उड़ते हुए लोगों के अभिवादन का परिणाम था। ये लोग ऐसा कैसे करते हैं? क्या ये लेविटेशन है? मैंने पूछा। नहीं, उनकी कमर पर एक टारा और हाथों में लिटियोलेक है। इनसे एक ख़ास तरंग उत्पन्न होती है जिससे इस ग्रह की चुंबकीय शक्ति निरस्त हो जाती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। करोड़ों टन का वज़न भी पंख की तरह कम हो जाता है। उसके बाद एक दूसरी तरंग से, जो अल्ट्रासाउंड से मिलती जुलती है, वे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं जिधर भी जाना चाहें, जैसे कि ये अभी कर रहे हैं। इस ग्रह पर जो भी थोड़ी दूर जाना चाहता है वो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। फिर हम इस वाहन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मुझे तो इस उपकरण का प्रयोग करने में बड़ा मज़ा आता है, जो पूरी तरह से शोर रहित था। मिशेल, आप अधीर हो रहे हैं। मैं आपको इस माध्यम से इसलिए लाई हूँ क्योंकि आप लिटियोलेक से उड़ने में अभी समर्थ नहीं हैं। बिना अभ्यास के आप अपने आप को चोट पहुँचा सकते थे। बाद में शायद अगर समय मिला तो मैं आपको सिखाऊंगी कि उसे कैसे प्रयोग करते हैं। देखो, हम बस वहाँ पहुँच ही चुके हैं। बेशक हम लोग तेज़ी से एक द्वीप के निकट पहुँच रहे थे और साफ तौर पर एक सुनहरे बीच को देख रहे थे जहाँ कई लोग धूप सेकने का आनंद ले रहे थे। बिल्कुल उसी क्षण हम विशाल ताल वृक्षों के पत्तों के नीचे एक चौड़े से रास्ते के साथ साथ उड़ रहे थे, जिसके दोनों तरफ खिले हुए फूलों और महकती झाड़ियों की दो दो पंक्तियाँ थीं। सारा क्षेत्र कीट पतंगों, तितलियों और पक्षियों के स्वर और रंगों से जीवंत था। वाहन अब धीमे धीमे भूमि पर आगे बढ़ रहा था और रास्ते के अंतिम मोड़ पर हम एक अंडे के सामने खड़े थे, जो छोटे छोटे वृक्षों और फूलों से लदी लताओं के बीच टिका था। ताऊ ने हमारे उड़न खटोले को उस अंडे की दीवार पर केंद्रित एक तीव्र प्रकाश के सामने लाकर रोक दिया। प्लेटफॉर्म से उतरकर हम उस आशियाने में पहुंच गए। जैसे ही हमने ऐसा किया, मुझे हल्के से दबाव की अनुभूति हुई, जो किसी गद्दे के दबाव से अधिक नहीं था। मुझे ऐसा ही अनुभव पहले होने की याद आ गई जब हम स्पेस सेंटर की दीवार से होकर गुजरे थे। इस प्रकार की इमारतों में खिड़की और दरवाजे न होना अपने आप में विचित्र है, लेकिन अंदर तो सब और भी अधिक विचित्र था। जैसे कि मैंने पहले कहा, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी हम जैसे बाहर ही हों। रंगों की झिलमिलाती सुंदरता हर ओर व्याप्त थी। हरियाली में आसमानी बैंगनी आकाश को भेदती हुई विशालकाय वृक्षों की टहनियाँ, तितलियाँ,
मुझे याद है कि एक पक्षी रात को विश्राम करने के लिए वहाँ आया, जिससे हम उसके पैरों की निचली सतह को देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जादुई तरह से हवा में ही रुक गया हो। ऐसा अद्भुत प्रभाव छाया हुआ था। बाहर के जगत से केवल इतना ही विरोधाभास दिख रहा था कि अंदर का फर्श एक कालीन से ढका हुआ था, जिस पर आरामदायक सोफे और बड़ी बड़ी मेज़ें थीं। ये सभी फर्नीचर काफ़ी बड़े स्तर पर थे, उन विशाल व्यक्तियों के अनुकूल। ताओ, मैंने पूछा, आपके यहाँ दीवारें पारदर्शी किस प्रकार से हैं, और फिर भी हम उन्हें बाहर से नहीं देख सकते? किस तरह हम इनसे होकर निकल जाते हैं जैसा कि हमने किया था? सबसे पहले मिशेल, हम आपका ये मास्क उतार देते हैं। मैं अंदर के प्रकाश को इस तरह से नियंत्रित करूंगी कि आप उसके लिए अनुकूल रहें। मैं अंदर के प्रकाश को इस तरह से नियंत्रित करूंगी कि आपके लिए यह अनुकूल रहे। ताओ ने फर्श पर रखी एक वस्तु को छुआ। जब मैंने अपना मास्क उतारा तो मुझे प्रकाश उतना ही सहज लगा जितना उसे पहने हुए लग रहा था। हालांकि प्रकाश में चमक पहले जैसे ही थी। आपने देखा मिशेल, ये आशियाना एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह से अस्तित्व में है, जो बहुत विशिष्ट है। हमने अपने लिए प्रकृति की शक्तियों और प्रकृति की कृतियों की नकल कर ली है। मुझे और स्पष्ट करने दो। प्रत्येक अस्तित्व, मनुष्य, पशु या खनिज, अपने चारों तरफ एक फील्ड यानी ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का शरीर एक ऑरा या आभा मंडल और एक अंडाकार ईथरिक फील्ड से घिरा होता है। आप ये जानते हैं ना? क्या नहीं जानते? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। बाहर वाले में कुछ अंश में विद्युत और काफ़ी हद तक तरंगें होती हैं, जिन्हें हम एरिया कोस्तिनाकी कहते हैं। ये तरंगें जब आप जीवित होते हैं तो आपकी रक्षा के लिए निरंतर विद्यमान रहती हैं, और इन्हें ऑरा की तरंगों से एक नहीं समझा जा सकता। अपने आशियानों में हमने प्रकृति की नकल करके नाभिक के चारों तरफ मिनरल इलेक्ट्रो ईथरिक वाइब्रेशन का एक फील्ड निर्माण किया है। ताओ ने शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर के आकार के अंडे की तरफ इशारा किया, जो 2 कुर्सियों के बीच कमरे के केंद्र में था। मिशेल, क्या आप इस सीट को थोड़ा सा पुश करेंगे? उस सीट के आकार को देखते हुए, इस बात को ध्यान देते हुए कि इससे पहले उसने मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहा था, मैंने उसके निवेदन से हैरान होकर ताओ को देखा। मैंने उसकी बात मानने की कोशिश की, किंतु थोड़ी कठिनाई के साथ, क्योंकि वास्तव में सीट बहुत भारी थी। फिर भी मैं करीब 50 सेंटीमीटर उसे सरका सका। बहुत अच्छे, वो बोली, अब आप अंडे को मुझे देंगे। मैं मुस्काया। तुलना करूं तो ये एक सरल काम था। मैं एक हाथ से उसे कर सका और बिना किसी विशेष कोशिश के। लेकिन कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए मैंने उसे दोनों हाथों में उठाया और मैं अपने घुटनों के बल गिर गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना भारी था और मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं खड़ा हुआ और फिर से कोशिश की, इस बार अपनी सारी शक्ति लगाकर, पर कुछ नहीं हुआ।